स्वागत है बच्चों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल डीडी पाठशाला घर घर की पाठशाला में। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2026 का मॉडल सेट पेपर का MCQ को सॉल्व किया था। आज हम लोग 2025 का जो मॉडल सेट पेपर था उसका MCQ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो 2025 में जो मॉडल सेट पेपर आया था इसमें भी टोटल 25 MCQ क्वेश्चन थे। अब ये 25 MCQ क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन जो है इस सेट पेपर का भी सॉल्यूशन चैप्टर से ही दिया गया है जो 2026 में दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है बट देखो मोलरिटी का ही क्वेश्चन है इसमें भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन containing 40 ग्राम of NaOH in 2 लीटर ऑफ वाटर इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज ओके। क्या कह रहा है कि 40 ग्राम NaOH 2 लीटर जल विलयन में उपस्थित है। ठीक है, विलयन की मोरलता होगी, तो यहाँ पर हम लोग को मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे है ना, वही है, चेंज कुछ नहीं होना है। तो मोलरिटी निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, विलय के मोल की संख्या चाहिए और हम लोग को विलयन का आयतन चाहिए। ये दो चीज़ चाहिए जिससे हम लोग को मोलरिटी कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विलयन का आयतन दे दिया 2 लीटर, विलयन का आयतन है 2 लीटर और जो विलय है उसका भार दिया हुआ है और इस भार से हम लोग क्या करेंगे, इसके मोल की संख्या को निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं, क्या दिया है पहले उस पर आते हैं। देखो विलयन का आयतन दिया है ना, विलयन का आयतन ये दिया है 2 लीटर और विलय जो है, विलय कौन है यहाँ पे, NaOH, तो इसका द्रव्यमान दिया हुआ है ना, द्रव्यमान या भार जो कहेंगे ये दिया हुआ है। देखो कितना था ये, तो द्रव्यमान था 40 ग्राम। ठीक है, द्रव्यमान था 40 ग्राम। देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, मोल की संख्या निकालेंगे और मोल की संख्या निकालने के लिए हम लोग को चाहिए इसका अनुभार। तो अनुभार हम लोग क्या करेंगे, इसके परमाणु भार को जोड़ के निकाल लेते हैं। तो NaOH का अनुभार निकालते हैं, चलो निकाल लेते हैं। तो सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। तो इसको ऐड करो, तो 6 और 3 9 और 1 10, 0 2 3 और 1 4, 40 है ना। तो 40 आ गया इसका अनुभार। अब क्या करते हैं, अनुभार और द्रव्यमान से हम लोग मोल निकाल लेते हैं। तो मोल बराबर हम लोग को पता है जो भी द्रव्यमान होगा बटे अनुभार। तो द्रव्यमान और अनुभार दोनों ही इसमें कितना है, 40 40 है, तो 40/40 यानी मोल की संख्या हो गया 1, मोल की संख्या हो गया 1। अब क्या करते हैं, मोल निकालने के बाद हम लोग निकालते हैं मोरलता। तो मोलरिटी जो निकालना है, मोरलता को इंग्लिश में हम लोग मोलरिटी कहते हैं। तो मोलरिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सीधा वही फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को ऊपर लेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है ये, तो नंबर ऑफ मोल्स तो आया है 1 और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम लीटर में गिवन है 2 लीटर। अगर ये लीटर में नहीं रहा कभी, जैसे मान लो ml में रहा या cm³ में रहा, तो उसको लीटर में जरूर चेंज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, दैट मीन्स 1/2 यानी 0.5 m, ये हो गया इस सॉल्यूशन का मोलरिटी। ठीक है, तो जरूर ऑप्शन में होगा ही कहीं ना कहीं, चेक कर लेते हैं है ना। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर A 0.5, ये हो गया इस सॉल्यूशन का मोलरिटी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को मोलरिटी का क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। समझ में आ गया होगा, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 केमिकल रिएक्शन से दिया है कि CH3Br को Na के साथ रिएक्शन कराया जाए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो बन रहा है अल्केन साथ में NaBr। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये है ना। इस रिएक्शन से अल्केन को प्रिपेयर किया जाता है और ये रिएक्शन जो है तुम लोग को हेलो अल्केन्स चैप्टर में मिलेगा, जो ऊर्ज रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रख लेना इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन का जो नाम है ये है ऊर्ज रिएक्शन।
ठीक है, तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ ऑप्शन में देख लो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ना, उर्ज रिएक्शन, आंसर पता है यही होगा इसका, फिटिक रिएक्शन, और एक है उर्ज फिटिक रिएक्शन। देखो फिटिक रिएक्शन जो होता है ना वो भी इसी टाइप का रिएक्शन है, लेकिन फ़र्क क्या होता है उसमें, उसमें हेलो अल्केन नहीं हेलो अरीन्स का रिएक्शन कराते हैं, मतलब इस जगह पर हेलो अल्केन की जगह पर हेलो एरिन्स रहेगा, तब वो कहलाएगा फिटिक रिएक्शन। और अगर एक हेलो अल्केन और एक हेलो एरिन्स रिएक्ट कर जाए, यानी दोनों का मिक्सचर को लेकर अगर सोडियम के साथ हीट कर दे, तब वो रिएक्शन कहलाता है उर्ज फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो इस चीज़ को भूलना नहीं, अगर हेलो अल्केन सिर्फ है तो उर्ज रिएक्शन, अगर हेलो एरिन्स है तो उर्ज तो फिटिक रिएक्शन, और अगर दोनों है तब वो कहलाएगा उर्ज फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो खैर यहाँ पर इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, उर्ज रिएक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलो तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट कैथोड इज, ओके है ना, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया गया है अगर, तो कैथोड पर क्या ऑब्टेन्ड होगा ये पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे बनाएंगे इसको। NaCl, अब है क्या, NaCl को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट होकर Na+ और Cl- 2 आयन बनाता है ना, एक बनाता है केटायन और एक बनाता है एनायन, धनायन और ऋणायन। अब होता क्या है कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो पता है उसमें 2 इलेक्ट्रोड होगा, एक को हम लोग कहते हैं एनोड जो कि पॉजिटिव को कहा जाता है, और दूसरा है कैथोड जो कि नेगेटिव को कहा जाता है। बस अब यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि प्रोडक्ट ऑब्टेन एट कैथोड, कैथोड पर क्या ऑब्टेन होगा ये क्वेश्चन है। तो कैथोड मीन्स कौन, नेगेटिव, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की तरफ कौन भागेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन भागेगा, तो पॉजिटिव आयन भागेगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, और ये वहाँ जाकर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और गेन करके ये सोडियम में कन्वर्ट, यानी उस इलेक्ट्रोड पर सोडियम जो है वो डिपॉजिट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या होगा, आंसर होगा सोडियम। चेक कर लेते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी सोडियम मेटल, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी सोडियम मेटल। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। देखो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये पिछले टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए थे ना कि ट्रांजिशन मेटल उस मेटल को कहते हैं जिसमें पार्सली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। ठीक है, और अगर फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या क्या है, आयरन है, मैग्नीज है, क्रोमियम और जिंक है, और पता है जिंक में जो 3D ऑर्बिटल होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है ना, तो इसलिए जिंक जो है ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। इसको छोड़कर इस सीरीज का जितना भी एलिमेंट है सबका सब ट्रांजिशन मेटल है, यानी एटॉमिक नंबर 21 से लेके 29 तक सब ट्रांजिशन मेटल है, सिर्फ 30 जो है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, जिंक। आसान क्वेश्चन था ये भी। देखो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन लिखा है, क्या लिखा है, CH3CH2Br यानी ब्रोमोइथेन है, इसका रिएक्शन KOH के साथ कराया गया, और कैसा KOH, एल्कोहलिक, इस चीज पे ध्यान रखना। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि देखो इस तरह का 2 रिएक्शन मिलेगा, एक एल्कोहलिक और एक एक्वस। तो एक्वस रिएक्शन जब होता है ना, मतलब यहाँ पर जब एक्वा लिखा है AQ, तो एक्वस KOH लेने पर क्या होता है, वहाँ पर होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है इसका, जैसे K हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये क्या करता है ना, ब्रोमीन को यहाँ से हटा के खुद यहाँ के जुड़ जाता है, ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तब बनेगा एल्कोहल। लेकिन ये कब होगा, जब एक्वस होगा तब। तो अगर यहाँ एक्वस होता तो हम लोग का आंसर होता ऑप्शन बी, है ना, एल्कोहल, लेकिन यहाँ पर एक्वस नहीं है, यहाँ है एल्कोहलिक। तो जब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, तब यहाँ होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसमें क्या होता है कि यहाँ इस रिएक्शन में कि एक कार्बन से ब्रोमीन और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट करता है, यहाँ से ब्रोमीन निकलता है K के साथ KBr बनाकर, और यहाँ से एक H निकलता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ वाटर प्रोड्यूस करके। ठीक है, और तब जाके क्या होता है, यहाँ CH2 हो गया, और इस दोनों के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अल्कीन।
है ना। तो भूलना नहीं बिल्कुल ये कि अगर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऑलवेज क्या फॉर्म करेगा, एल्कोहल फॉर्म करेगा। और अगर यहाँ पर एल्कोहलिक लेते हैं, है ना, ध्यान रखना, एल्कोहलिक लेते हैं तो एल्कोहल नहीं बनेगा, एक्वस लेते हैं तो एल्कोहल बनेगा, और अगर एल्कोहलिक लेते हैं तो अल्कीन बनेगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अल्कीन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कह रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे इंक्रीज कैसे होगा, है ना, विलियन का प्रासरण दाब बढ़ाया जा सकता है कैसे। अब देखो 4 ऑप्शन क्या दिया हुआ है, विलियन का तापमान बढ़ाकर, विलियन का तापमान कम कर, पात्र का आयतन बढ़ाकर, और विलियन की सांद्रता कम कर। देखो हम सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ये सब क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो फॉर्मूला पहले लिख लेना। देखो फॉर्मूला क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू होता है CRT, C कंसंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, है ना। या नहीं तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, पाई V इज इक्वल टू nRT, या पाई इक्वल टू nRT बाय V। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखो साफ साफ दिख रहा है फॉर्मूला में कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और अगर ये घटेगा तो ये घटेगा, और ऐसा ऑप्शन में हम लोग का लिखा है टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा। तो अब ऑप्शन चुन लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि विलियन का प्रासरण दाब बढ़ाया जा सकता है कैसे, तो जब हम लोग तापमान को बढ़ा देंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर कितना है, तो ये पहला ऑप्शन, विलियन का तापमान बढ़ाकर, ये हो गया आंसर, है ना। आंसर इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। तो जब भी इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना, तो पहले फॉर्मूला लिखना, और फॉर्मूला लिखने के बाद उसके बीच रिलेशन क्या है उसको देखना, क्या वो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो वो बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो वो घटेगा तो वो घटेगा, सॉरी हाँ वो घटेगा तो वो बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना क्वेश्चन को, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नाउ अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग का 2026 के सेट पेपर में भी था, है ना। वहाँ पर वैल्यू गिवन था या वैल्यू नहीं गिवन है, सिर्फ वो डाटा लिखा हुआ है ना। सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वैद्युत अपघट्य विलयन की, है ना, मोलर चालकता में वृद्धि होती है जब, याद आया हम लोग पढ़े थे ना, कि जैसे जैसे हम लोग सांद्रता को कम करेंगे, है ना, सांद्रता को कम करने का मतलब क्या हुआ, उसमें अगर पानी ऐड करेंगे तो सांद्रता घटेगा। तो जैसे जैसे सांद्रता घटेगा वैसे वैसे मोलर चालकता जो होता है वो बढ़ता है ना। सांद्रता घटाएंगे तो मोलर चालकता बढ़ता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन चुनते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, तनुता में वृद्धि होती है, बिल्कुल। तनुता मतलब क्या हुआ, पानी मिलाएंगे वही हुआ तनु। तो तनुता में जितना ज़्यादा वृद्धि करेंगे, है ना, उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका मोलर चालकता बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो तनुता में वृद्धि करने पर क्या होगा, तो मोलर चालकता में वृद्धि होती है, ठीक है। याद रखना, जितना ज़्यादा तनु करेंगे विघटन उतना ज़्यादा होगा, और विघटन ज़्यादा होगा तो आयन ज़्यादा बनेगा, और आयन ज़्यादा बनेगा तो चालकता हमेशा उसका अधिक होगा, ठीक है, भूलना नहीं। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस, है ना, इनमें से किस आयन का जल विलयन रंगहीन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी 2026 में मिला था, है ना, उस मॉडल सेट पेपर में, कि कौन कलरलेस है कौन कलर्ड है, इसके बारे में डिस्कस किए थे हम लोग, कि अगर पार्सली फिल्ड डी ऑर्बिटल है तो कलरलेस कलर्ड होगा, और अगर पार्सली फिल्ड नहीं है तो वो कलरलेस होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो निकालते हैं हम लोग, इनमें से किस आयन का जल विलयन रंगहीन होगा। तो रंगहीन वही होगा जिसमें डी ऑर्बिटल जो होता है वो पार्सली फिल्ड नहीं हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बनाते हैं इसको, टी आई एटॉमिक नंबर सबसे पहले लिख लो सबका, ठीक है। कितना हो गया टी आई का 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24 और स्कैंडियम 21, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो 3d और 4s यही इसका लास्ट ऑर्बिटल है। तो इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और अब d में कितना होगा, तो 22 है तो ऑब्वियसली इसमें 2 होगा,
है ना, इसमें 2 होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, तो 3 लूज कर रहा है, तो 2 तो गया यहाँ S से और 1 गया D से। तो जब 1 D से गया तो इसका मतलब D में 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, 1 अनपेयर। तो ये क्या कलरलेस होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना, इसका कलर्ड होगा। तो ये कलरलेस नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन नहीं हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो V3+, अब यहाँ क्या है, तो यहाँ है 3D4S, इसमें 2 इसमें 3। अब यहाँ देखो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 3 लूज कर रहा है। तो 2 यहाँ से गया और 1 यहाँ से गया, अब D में बच गया कितना, 2। तो D में जब 2 बचा है तो ऑब्वियसली दोनों क्या होगा, अनपेयर ही होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में, एक सेकंड ऑर्बिटल में। तो इसका मतलब ये भी कलरलेस नहीं होगा, ये भी कलर्ड होगा, यानी आंसर ये भी नहीं होगा। आ जाओ क्रोमियम में। क्रोमियम का है 24 है, तो इसका क्या हो गया, 3D और फिर 4S 2 और फिर यहाँ 4, है ना। तो ये हो गया क्रोमियम। लेकिन क्रोमियम का एक चीज़ पता है ना कि ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। 3D में कभी 4 इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, अगर कभी 4 आ जाए तो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है यहाँ पे, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है S का। तो यहाँ क्या हो जाता है, इस पे हो जाता है 5 और इस पे हो जाता है 1। और इसका रीज़न है क्योंकि D ऑर्बिटल जो होता है ना, वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जब भी किसी कॉन्फ़िगरेशन में अगर 4 या 9 आ रहा है तो ये वाला केस राइज होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज कितना कर रहा है, 3। तो 3 में से 1 यहाँ से गया, ठीक, और 2 गया यहाँ से, तो 2 यहाँ से गया तो यहाँ 3 बच गया। इसका मतलब इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यानी ये भी कलरलेस नहीं होगा। अब बचा कौन, वही SC, तो ऑब्वियसली वही होना चाहिए आंसर। फिर भी चेक कर लेते हैं, चलो देखो अब यहाँ क्या है 21। तो 21 में क्या हो गया, तो 3D4S, इसमें 2 इसमें 1, और तीनों का तीनों लूज हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी बाहर गया, ये भी लूज कर दिया, D वैकेंट। अब जब D वैकेंट हो गया तो ऑब्वियसली बाकी जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर 18 आर्गन का। तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, D ऑर्बिटल क्या होता है, फुल्ली वैकेंट। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड होगा ना, ये कलरलेस कंपाउंड होगा। तो इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या होगा इसमें, SC3+। ठीक है, तो देख लेना, अगर फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहे हैं उसी में आंसर मिल गया तो फिर इतना टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है ना। बट अगर नहीं आता है तो फिर तो करना पड़ेगा, एक एक कर सबको देख लेना। और हम तो कहेंगे कि अगर फर्स्ट में आंसर मिल गया तो फिर आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर in case of solution of non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute, the statement is based on, है ना। ये स्टेटमेंट किसका है वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कि अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो होगा वो विलयन के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये, है ना, तथ्य किस नियम के अनुसार है। अब क्या क्या ऑप्शन है, हेनरी का नियम, है ना, हेनरी का नियम, आर्हेनियस लॉ, है ना, रॉल्स का नियम और ऑसवर्ल्ड का नियम। तो देखो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको भूलना नहीं है, सॉल्यूशन चैप्टर का लॉ है ये, है ना। और ये सारा चीज़ जो है ना ये रॉल्स लॉ में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, एक बार रॉल्स लॉ को बढ़िया से पढ़ना, क्योंकि रॉल्स लॉ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आना चाहिए इस बार भी। ठीक है, रॉल्स लॉ दोनों देख लेना, वॉलेटाइल सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन के लिए और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन के लिए, दोनों के लिए देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका है, ये रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट है ना। हेनरी का अलग था, है ना, हेनरी का वो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस के बारे में एक्सप्लेन किए थे, है ना, और प्रेशर से रिलेटेड वो एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। ये रहा EMF का क्वेश्चन जो 2026 के सेट में भी मिला था हम लोग को। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, EMF ऑफ द सेल विथ निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स विल बी, है ना, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू, दोनों का क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है ना, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। इसका यूज़ करके हम लोग को EMF निकालना है। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला, कि EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू कैथोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E एनोड, है ना। ये रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग यूज़ करते हैं। तो स्टैंडर्ड सेल अगर है तो हम लोग स्टैंडर्ड का सिंबल भी यूज़ करते हैं, नॉट सिंबल। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड में से एनोड को घटा दो, EMF निकल जाएगा। और इसका सिंपल सा ट्रिक बताया था ना कि MCQ में रहे तो देखना किसका वैल्यू ज़्यादा है किसका कम है। ज़्यादा वाला हमेशा कैथोड, कम वाला हमेशा एनोड। ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दो, तो देखो कौन दिख रहा है ज़्यादा, ये, यानी प्लस 0.34 है। अब इसमें से इसको माइनस करो,
ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 0.25, तो ऐड कर दो दोनों को, 4 और 5 9, 3 और 2 5.0, यानी 0.59 वोल्ट ये इस सेल का ईएमएफ हो गया, और वो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है हम लोग को, तो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत आसान है ना, तुरंत बनेगा ये सब क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। देखो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2+ इज, अब Cu2+ का इसमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सही है ये कहा जा रहा है ना। तो यहाँ पर देखो कॉपर का एटॉमिक नंबर मालूम है हम लोग को 29 होता है। अब 2 पॉजिटिव चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ चुका है, इलेक्ट्रॉन्स है 27, अब 27 इलेक्ट्रॉन है और कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो देखो इसका होता है 18 और इधर हो गया कितना 18, और यहाँ 8 और 1 9, तो 18 और 9 27, खैर 27 मेरे हिसाब से सब में दे दिया होगा। लेकिन देखो कॉन्फ़िगरेशन है ना, पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम लिख के चेक कर लेते हैं, क्यों इतना दिमाग खराब करना। देखो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्या चीज़ का कॉन्फ़िगरेशन है, तो देख लो कॉपर आयन का है ना, तो पहले कॉपर में आते हैं। देखो जब भी कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो ना, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को घटा के नहीं लिखना कभी भी, उसमें मिस्टेक होने का चांसेस है। पहले क्या करना ना, उस मेटल का कॉन्फ़िगरेशन को लिख लेना, और मेटल कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जितना चार्ज होगा ना उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से रिमूव करना, पहले नहीं घटाना। देखो 29 है, हम लोग 29 का हम कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल पहले आता है 4s और तब आता है 3d, है ना, ये होता है। तो इसके बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ 9 इलेक्ट्रॉन d में। तो देखो अब ये वही केस आया 9 वाला, तो 9 तो होता है नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, देखो कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा रहा है Cu2+ का, तो इस मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इससे घट गया, तो 2 घटाना कैसे है यही मेन ध्यान में रखना है। तो करना क्या, देखो पहले इसको अरेंज कर लेना, अरेंज करने के बाद जो वैलेंस ऑर्बिट होगा ना, लास्ट वाला ऑर्बिट होगा, उसे घटाना। तो पहले अरेंज करते हैं इसको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s1 कर दिया अरेंज, मतलब 3 को पहले किए 4 को पीछे कर दिए। और अब उसके बाद क्या करते हैं ना, अब यहाँ पर घटा करके इसको निकालते हैं। तो कितना घटाना है, 3 घटाना, हम लोग को लिखना है किसका है, Cu नहीं 2+ का ना, देख लो एक बार क्या 2 था कि 3 था, 2+ था, तो Cu2+ का निकालना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन घटाना है, 27 हो गया। तो देखो जब भी डिक्रीज करेंगे ना पीछे से, यानी यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हटेगा और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हटेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 9। अब कहेंगे यहाँ 9 आ गया तो फिर 10 नहीं, अब यहाँ 10 नहीं होगा, यहाँ 9 ही होगा, क्योंकि अब इसके बगल वाले 4s में इलेक्ट्रॉन है नहीं जो ट्रांसफर होकर इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 ही रहेगा। तो देखो अब इसको हम लोग, एक तो कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, बट वहाँ ऑप्शन में इस टर्म में नहीं दिया हुआ है, वहाँ पर आर्गन के टर्म में दिया हुआ है, तो आर्गन के टर्म में चेंज कर लो इसको। तो कितना हो गया, देखो 2 2 4 6 10 और 8 18, तो ये जो 18 है ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है, आर्गन का है, तो Ar हो गया। और उसके बाद 3d में 9 इलेक्ट्रॉन, तो ये हम लोगों का होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, है ना, कि आर्गन हो गया Ar और उसके बाद 3d पर 9 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम, आर्गन 3d 9, तो देख लो आर्गन एंड 3d 9, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन का बाबू जरूरत पड़ता है ना, कॉन्फ़िगरेशन क्लास 11th में एक्चुअल में, बट उसका जरूरत तो पड़ेगा ही, तो उसको बढ़िया से रखना, है ना, भूलना नहीं उसको। और अगर कॉन्फ़िगरेशन में कोई डाउट है ना, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना, ठीक है, गोल्डी सर दुमका, उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का ट्रिक वाइज भी सारा कुछ हम एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, एक बार देख लेना अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है, अदरवाइज़ फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो तो ये हो गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, है ना, तो विलयन के जो अनुसंख्य गुण है वो गुण, है ना, किस पर निर्भर करते हैं पूछा जा रहा है, कणों के आकार पर, विलयन की प्रकृति पर, कणों की संख्या पर, कणों की प्रकृति पर। तो देखो सबसे पहले अनुसंख्यक गुण कहते हैं किसको हम लोग, ऐसा गुण, है ना, विलयन का वह गुण जो विलयन में उपस्थित जो विलय होता है ना, सॉल्यूट होता है, उसके मात्रा पे निर्भर करे, उसके मात्रा पे निर्भर करे, यही डेफिनेशन है इसका।
ठीक है, ध्यान रखना, मात्रा पे निर्भर करे, ना कि उसके आकार पे निर्भर करे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन से ही हम लोग का आंसर मिल जाएगा कि कणों का आकार पे निर्भर करता नहीं है, प्रकृति से कोई मतलब नहीं है, कणों की संख्या, है ना, कणों की संख्या जितना ज़्यादा होगा मात्रा उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कण होगा मोल का संख्या उतना अधिक होगा, और जितना अधिक मोल का संख्या होगा अनुसंख्य गुण उतना उस प्रभावित होगा। ठीक है, तो अनुसंख्य गुण जो है ना वो कणों की संख्या पे निर्भर करता है, याद रखना, भूलना नहीं इसको। ठीक है, और कणों के प्रकृति बिल्कुल नहीं, है ना, इस पर भी निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर जो होगा ना वो होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चंस जो है ना इसमें सॉल्यूशन भी नीचे आंसर भी लिखा रहता है, कुछ कुछ आंसर जो होता है वो रॉन्ग भी है, तो उसके पीछे दिमाग नहीं खराब करना, है ना, जो करेक्ट आंसर है हम लोग को वही ध्यान में रखना है। कुछ कुछ हम देखें, कुछ कुछ रॉन्ग्स भी है इसमें, बट उसको इग्नोर कर देना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फॉर द हाफ रिएक्शन Ag प्लस, है ना, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Ag में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलो दूसरा पेज में जाना पड़ेगा हम लोग को, आधा क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है आगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन विल बी गिवन। ठीक है, ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोड, चलो ठीक है, सही बात है। देखो अधूरा अधूरा पेज में हो गया तो ध्यान से पढ़ लेते क्वेश्चन। 298 केल्विन ताप पर, है ना, दिए गए समीकरण हेतु अर्धसेल, समीकरण हेतु अर्धसेल अभिक्रिया अपचयन विभव होगा, है ना, अपचयन विभव निकालना है हम लोग को इस रिएक्शन के लिए। Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag में कन्वर्ट हुआ, Ag प्लस का सांद्रता दिया हुआ है और E नॉट दिया हुआ है ये। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का फॉर्मूला आप ध्यान में रखना होगा सबसे पहले। ठीक है, तो देखो EMF निकालने का फॉर्मूला जो है आर्हेनियस इक्वेशन के थ्रू हम लोग ये करते हैं ना, और वो क्या है, जैसे हम पहले इक्वेशन लिखते हैं, Ag प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन लिया और लेके Ag में कन्वर्ट हो गया, है ना, ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। तो रिडक्शन रिएक्शन के लिए हम लोगों को पता है कि EMF ऑफ सेल जो होता है ना, ई सेल जो होता है वो बराबर होता है ई स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, या जो भी पोटेंशियल होगा, सेल कहना सही नहीं रहेगा, हम यहाँ पर उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या ही यूज़ कर रहे हैं, सीधा ई, है ना, Ag प्लस टू Ag इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड Ag प्लस टू Ag प्लस 0.0591 बाय n लॉग, है ना, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जो भी आयन होगा, तो देखो आयन कौन सा है यहाँ पर, Ag प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला पे ध्यान में रखना, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो क्या क्या दिया हुआ है, निकालते हैं। ये वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, 0.80, सिल्वर है ना, ओके सिल्वर है, तो 0.80, 0.80, ठीक है ले लेते हैं, प्लस 0.0591 बाय n, n हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा साफ साफ 1 है, 1 ले लो, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, मेटल का कंसंट्रेशन देखो क्या दिया था, वो दिया था 0.1, ले लेते हैं इसको 0.1, और कंसंट्रेशन ऑफ मेटल Ag, तो कोई भी मेटल होगा उसका कंसंट्रेशन ऑलवेज 1 होता है ना, आयंस का ऑलवेज गिवन होगा क्वेश्चन में, और जो भी मेटल होगा उसका हमेशा 1 होता है। अब इसको खाली सॉल्व कर लेना है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। 0.80 प्लस 0.0591, और इस लॉग को सॉल्व करते हैं, देखो इसको कैसे सॉल्व करना, पॉइंट हटा के नीचे 0 कर दो। ठीक है, ये हो गया, और इसको अब हम लोग लिख सकते हैं लॉग 10, इसको ऊपर लेके चले जाओ, लॉग 10 पे पावर -1, इससे क्या होगा ना, लॉग 10 का वैल्यू मालूम है, आराम से वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, प्लस 0.0591, तो लॉग 10 पर पावर है, पावर को सामने ले आते हैं, तो -1 लॉग 10 हो गया ये वैल्यू, है ना, -1 लॉग 10, तो 0.80 माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया 0.0591, लॉग 10 का वैल्यू होता है 1, है ना, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 पुट कर दिए उसको, तो सीधा सा क्या आ गया देखो 0.80 माइनस 0.0591। चलो अब घटाएंगे, आंसर आ जाएगा, तो घटा लेते हैं, 10 - 1 9, ठीक है, फिर 9 रहेगा, 9 - 9 करते हैं तो 0 हो गया, फिर वहाँ पे 9 रहेगा, 9 - 5 करते हैं तो 4 हो गया, ठीक है, और यहाँ हो गया 7 0, तो कितना आ गया ये हम लोग का आ रहा है आंसर
0.7409। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं अब। 0 पॉइंट, खैर पॉजिटिव में है तो खैर है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, मिल गया आंसर हम लोग, है ना 0.07, है ना 0741। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। 1 ये 9 था, जिस कारण से राउंड ऑफ करके यहाँ पर इसको 0 पॉइंट, है ना नियरली इक्वल कर दिया गया है 0.741 के बराबर। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन इसी को मारेंगे, है ना। क्या हो गया हम लोग का आंसर? आंसर हो गया ऑप्शन ए 0.0741। ठीक है, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना, हाँ देख लेना, अगर जरूरत पड़ेगा तो एक बार फिर से पीछे करके उसको ध्यान से समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना उसको। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन 14 कि ब्यूटेन टू ऑल इज अ, ब्यूटेन टू ऑल कैसा अल्कोहल है ये पूछा जा रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या डाइहाइड्रिक। तो डाइहाइड्रिक में तो क्या होता है, 2 OH होता है, तो 2 OH तो इसमें है नहीं, खैर ये तो काट ही दो पहले। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में से कौन सा है वो चेक करना है। जब भी ऐसा है ना तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है, स्ट्रक्चर से तुरंत तो समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ब्यूटेन 1 2 3 4 हो गया, 2 पर अल्कोहल है, 2 पर OH लगा दो, और बाकी में तो हाइड्रोजन होगा, हो गया। अब देखो यहाँ पर कौन सा डिग्री है, दिख रहा है साफ साफ कि ये OH ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जिसके 2 तरफ कार्बन जुड़ा है और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डिग्री, है ना। तो आंसर इज 2 डिग्री। आराम से 2 डिग्री अल्कोहल सॉल्व कर दो। ठीक है, तो 1 डिग्री सब क्वेश्चन जब भी आता है ना तो घबराना नहीं, ड्रॉ कर लेना स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, साफ साफ दिख जाएगा क्या 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में केमिकल रिएक्शन लिखा है ना। रिएक्शन लिखा है क्या, फिनॉल का रिएक्शन कराया जा रहा है C2H5I के साथ। ठीक है, एनहाइड्रस C2H5OH के प्रेजेंस में, तो ए का फॉर्मेशन हो रहा है, वो ए है क्या ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो ये रिएक्शन एक्चुअल में जो है ना ये तुम लोग को मिलेगा ईथर में, है ना, ये ईथर टॉपिक में मिलेगा, और ईथर का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर में मिलेगा ये, विलियमसन सिंथेसिस बोलकर रिएक्शन का नाम है। ठीक है, तो उसी का ये रिएक्शन है। तो क्या होता है देखो इसमें, सिंपल सा याद रखना है इस रिएक्शन को, कि क्या करना है यहाँ पर कि जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं ना तो ये अल्काइल ग्रुप जो है ना, अल्काइल ग्रुप ये आकर के क्या करेगा, यहाँ हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच होगा, H बाहर। ठीक है, एक्चुअल में ये सोडियम फिनॉक्साइड के साथ रिएक्शन दिखाना चाहिए था, सोडियम फिनॉक्साइड नहीं दिखा करके यहाँ पर डायरेक्ट फिनॉल लिख दिया गया है ना। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना, वैसे सॉल्व होगा ये। तो फिनाइल ग्रुप रहेगा ही और O रहेगा, और साथ में अल्काइल ग्रुप अटैच करेगा ये C2H5, बनेगा इसे एरोमेटिक ईथर। चेक कर लो ऑप्शन, है ना। तो इस बेंजीन ये फिनाइल ग्रुप को क्या कहते हैं, C6H5 कहते हैं। तो देख लो C6H5O C2H5, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलो ज़्यादा डिटेल हम इसका बता नहीं सकते ना, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, और उतना लंबा फिर दिक्कत है, तो इसलिए शॉर्ट में ही हम इसका आंसर बता दिए। ध्यान रखना इसको, ये डिटेल देखना है ना इसका, तो विलियमसन सिंथेसिस एक बार स्टडी कर लेना, है ना। विलियमसन सिंथेसिस में इसका पूरा केमिकल रिएक्शंस मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्या कि इफ़ द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज K इक्वल टू दिस, ओके, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है पर सेकंड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा गया है, कोई डाटा नहीं, सिर्फ K गिवन है। अब कैसे पहचानेंगे, ये दिक्कत है ना, आराम से पहचानेंगे यूनिट से। हर एक ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है वो अलग अलग होता है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ना। बस यूनिट को देखना है, रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, यूनिट पर सेकंड, और पर सेकंड किसका यूनिट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। हो गया आंसर। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है है ना, हम लोग इसको देख करके आंसर सॉल्व कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, है ना, थर्ड ऑर्डर और फ्रैक्शनल ऑर्डर, थोड़ा ध्यान में रखना इसका, है ना, यूनिट यूनिट भूलना नहीं इसका। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शोज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट इसमें से किसका होगा। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पहले, सबसे पहले याद रखना, फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक मोमेंट का। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर एन, n+2
और यूनिट होता है इसका बोर मैग्नेटन BM। और ये जो N है, N इज नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड। तो जितना भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, अकेला इलेक्ट्रॉन, वही है N। और ये N का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी जरूरत पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देखेंगे कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किस में है, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगा मैग्नेटिक मोमेंट उसका सबसे हाई होगा। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं एक एक करके। देखो क्या क्या है, शॉर्ट में ही हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे पूरा। आयरन, आयरन का होता है 26, 26, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, कोबाल्ट का 27। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। मेन जो यहाँ पर खेला है ना वो 3D का ही है ना, 3D ऑर्बिटल का। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, 2 इससे रिमूव है, इससे 3 रिमूव है, इससे 2 रिमूव है, इससे 2 रिमूव है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 3D 4s तो सब में रहेगा, 3D 4s, 3D 4s, 3D 4s। हम लिख लेते हैं एक बार। और नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, यहाँ 2, यहाँ 6, इसमें क्या हो जाएगा 1 और यहाँ 5, इसमें क्या हो जाएगा यहाँ 2, यहाँ 5, इसमें क्या हो जाएगा यहाँ 2, यहाँ 7। अब देखो इलेक्ट्रॉन लूज कितना कितना कर रहा है कौन, इसमें कितना लूज हो रहा है, 2 लूज हो रहा है, ये निकला। ठीक, ये खत्म, 6 बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 3 लूज हो रहा है, तो एक यहाँ से लूज, 2 यहाँ से लूज, तो यहाँ से जब 2 लूज हो गया तो बचा कितना, 3D में 3 बचा है। ठीक है, रहने देते हैं। Mn 25 है, 25 में से 2 लूज, 2 लूज, ये गया बाहर, 5 D में बचा हुआ रह गया है ना, 5 बचा हुआ रह गया। और इसमें क्या है देखो, 2 यहाँ से गया, 7 बचा हुआ रह गया। तो अब देखो सबसे ज़्यादा अनपेयर किस में मिलेगा, एक बनाते हैं हम 3D को, 1 2 3 4 5 3D। अब देखो इसमें क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। तो होगा क्या, जब कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे हम लोग इसमें, तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम जो अनपेयर होगा वो 5 ही होगा ना, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। क्योंकि अब जब 6 होगा तो फिर यहाँ पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा, और पेयरिंग जैसे स्टार्ट हुआ तो अब अनपेयर कितना बचा, 4, अनपेयर 4 बचा। तो यानी मैक्सिमम जो होगा वो 5 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे साफ साफ देखो दिख रहा है ना कि Mn2+ जो है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 5। तो जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसी का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे हाई होगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, Mn2+। ये हम लोग का सही करेक्ट आंसर होगा। बात समझे, क्योंकि 6 जब हुआ तो फिर एक अपेयर हो गया है ना, तो यहाँ पर 4 अनपेयर बचा, 7 जहाँ हो गया यहाँ पे तो 7 में एक और आ गया, तब तो 3 अनपेयर ही बचा। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर मिलेगा हम लोग को किसमें, 5 में। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन दिस कंपाउंड क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन है ना, 2026 के मॉडल सेट पेपर में भी था, यहाँ पर भी है, देखो इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे जैसे उसमें निकाले तो वैसे निकाल लेना। तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ देखो क्या है, 2 EN अटैच है, EN एक बाइडेंटेड लिगांड्स है, क्लोरीन अटैच है 2, क्लोरीन मोनोडेंटेड लिगांड्स है। तो बाइडेंटेड लिगांड्स पता है कि 2 जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करेगा, और मोनोडेंटेड एक जगह से करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना हो गया, देखो 2 बाइडेंटेड है, 2 जगह से किया करेगा तो 4 तो ये हो गया, और 2 यहाँ पर मोनोडेंटेड है, तो टोटल 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 निकल गया। अब निकाल लो इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो कोबाल्ट का निकालना है तो 99.999% चांसेस क्या ना, कोबाल्ट का +3 ही होता है। ठीक है, अगर कभी भी दिक्कत होगा तो रिस्क ले सकते हो है ना, बट हम नहीं कहेंगे रिस्क लेने के लिए, एक बार निकाल के देख लेना। चलो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 निकल गया, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं हम लोग, है ना, 3 आना चाहिए। देखो कोबाल्ट का निकालना है, हम लोग इसको x माने। EN का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, और 2 है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिए। क्लोरीन का होता है -1, 2 है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिए। और इक्वल टू, देखो यहाँ चार्ज है एक पॉजिटिव, तो चार्ज है पॉजिटिव तो +1 के बराबर करो। ठीक है, तो देखो कितना आ गया ये, x + 0 - 2 = +1, x = +1, और इसको उधर लेकर जाओ, +2 आ गया +3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आया 6 और ऑक्सीडेशन नंबर आया +3। ठीक है, ऑप्शन नंबर चेक कर लो, 6 3, ऑप्शन नंबर बी 6 3, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे निकाल लेना इसको। चलो
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक, है ना, ध्रुवन समवेता दर्शाता है। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या केस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वैसा कंपाउंड शो करता है जिस कंपाउंड में कम से कम एक चिलेटिंग लिगांड्स प्रेजेंट हो। ठीक है, चिलेटिंग लिगांड्स कहते हैं ऐसे लिगांड्स को जो सेंट्रल एटम के साथ दो या दो से ज़्यादा जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और रिंग स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, तो रिंग स्ट्रक्चर यानी दो जगह से जुड़ेगा, रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ऑब्वियसली तो मोनोडेंटेड वाला तो होगा नहीं, बाइडेंटेड वाला होगा। तो बस आंसर चेक करने के लिए क्या करना, देख लेना किसमें बाइडेंटेड लिगांड्स अटैच है। बाइडेंटेड लिगांड्स अगर है तो वो ये आइसोमर शो कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में देखो क्या है, NH3, ये तो बाइडेंटेड है नहीं, आंसर नहीं होगा ये। उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर बी बाइडेंटेड है, EN। देखो इसके बाद सी में क्या है, CN है, CN बाइडेंटेड नहीं है, इसमें बाइडेंटेड नहीं है, तो आंसर हम लोग को क्या मिल गया, बी। तो एकदम आराम से बी नंबर दे देना आंसर। ठीक है, तो बाइडेंटेड है, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर देगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाय KMnO4 इज। देखो ये भी अच्छा रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये तुम लोग को मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में, है ना। टॉपिक बता दिए तो आंसर समझ में आ गया होगा, क्या बनेगा, एसिड ही बनेगा। देखो होता क्या है इसमें कि जब हम लोग किसी भी अल्काइल बेंजीन का, अब अल्काइल बेंजीन में क्या है ना, यहाँ पर मिथाइल बेंजीन है या फिर इथाइल बेंजीन हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर इसको ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं ना हम लोग KMnO4 का यूज़ करके, जो यहाँ क्वेश्चन में लिखा दिया है ना, कि इसको ऑक्सीडाइज्ड किया जा रहा है KMnO4 का यूज़ करके, तो ये ऑलवेज जो है ना बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करता है। बेंजोइक एसिड याद रखना, भूलना नहीं, बेंजोइक एसिड चाहे इथाइल बेंजीन हो या मिथाइल बेंजीन हो, प्रोडक्ट ऑलवेज बनेगा बेंजोइक एसिड। तो प्रिपरेशन ऑफ एसिड में ये रिएक्शंस मिलेगा तुम लोग को। ठीक है, तो आंसर दे देना है आराम से, बेंजोइक एसिड। देखो कहाँ पे है, ऑप्शन डी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। चलो पिछला वीडियो में एक क्वेश्चन मिस हो गया था, है ना, छूट गया था, इसलिए देख लेना है, इस बार छूटे नहीं। ठीक है, वो भी क्वेश्चन बहुत इजी था, बता देंगे। देखो क्या था क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है क्या, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित में प्रबल अम्ल कौन है। यहाँ पर सारा का सारा देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, अब इसमें से कौन सबसे स्ट्रांग है ये बताना है हम लोग को। ठीक है, ये हम लोग को बताना है। देखो कैसे बताएंगे, हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एक तो चलो ये है CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप यही है। एक है फॉर्मिक एसिड HCOOH। एक है यहाँ पर जिसमें ब्रांचिंग है। ठीक है, और इसके बाद है CHCOOH। और एक में क्या है, एक है ये CH3CH2COOH। ठीक है, ये है ना, हाँ यही है। तो देखो होता क्या है ना कि अल्काइल ग्रुप जो होता है, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप जो होता है ना, वो क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को हमेशा घटाता है, याद रखना। और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई रहेगा, जैसे क्लोरीन हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को वो विड्रॉ करने वाला ग्रुप है। ऐसा ग्रुप क्या करता है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ठीक है, इसका मतलब देखो अल्काइल ग्रुप अगर होगा तो एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देगा। बस अब इससे आंसर चेक कर लेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो देखो यहाँ पर भी एक है, ठीक है, इसके साथ कोई नहीं है, इसके साथ भी क्या हुआ, ब्रांचिंग में यहाँ पर है जुड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि अल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ये एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देता है। तो इट मीन्स सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए, फॉर्मिक एसिड का। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे, फॉर्मिक एसिड HCHO। ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस विथ ZnHCl टू गिव हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बड़ा बढ़िया सवाल है। देखो ये क्वेश्चन यहाँ तो मिला है MCQ में, ये थियोरेटिकल पोर्शन में भी मिल सकता है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का ये टॉपिक का है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेगा ये, रिडक्शन में
क्लीमेंसन्स रिडक्शन और उल्फ किश्नर रिडक्शन बोलकर रिएक्शन एक है, ठीक है, वहीं पे मिलेगा ये। तो होता क्या है इसमें कि यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इज रिड्यूस विथ ZnHCl टू गिव हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो बनता है ना वो एसिड के रिडक्शन से बनता है, ठीक है, एसिड के रिडक्शन से। तो देखो यहाँ ऑप्शन में सब लिखा है, एसिड कौन सा है चेक कर लो खाली, इथाइल एसीटेट, है ना, एसिटिक एसिड, मिल गया आंसर हम लोग को, एसिटिक एसिड, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम है क्लीमेंसन्स रिडक्शन, इंपॉर्टेंट है करना उसको भी अच्छे से। क्लीमेंसन रिडक्शन और उल्फ किश्नर रिडक्शन, ये दो रिडक्शन मिलेगा वहाँ पे जहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू एल्केन, है ना, एल्केन हाइड्रोकार्बन में। तो दोनों को कर लेना बढ़िया से, है ना, नेमली रिएक्शंस में भी पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन अमॉन्ग द फॉलोइंग एमीन इज, ठीक है, NN डाइमिथाइल इथेनेमिन, N इथाइल इथेनेमिन, N मिथाइल इथेनेमिन और इथेनेमिन। ओके, देखो पहले क्या करते हैं, सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। चलो स्ट्रक्चर हम सबका ड्रॉ करते हैं पहले, क्या क्या है हम थोड़ा साइड कर रहे हैं इसको। हाँ देखो, NN डाइइथाइल इथेनेमिन, NN डाइइथाइल इथेनेमिन, NN डाइइथाइल है, नॉट मिथाइल, मिथाइल कर देते हैं यहाँ, C2H5, एक और जुड़ा हुआ है यहाँ पे C2H5, है ना। तो NN डाइइथाइल हो गया, और क्या है, इथेनेमिन है। तो इथेनेमिन मतलब दो कार्बन, इधर भी CH2 CH3, ये हो गया। N इथाइल इथेनेमिन, ठीक है, N इथाइल इथेनेमिन हो गया, ये N पर इथाइल है, चलो ऐसे लिख देते हैं इसको भी, ये हो गया। एक है N मिथाइल इथेनेमिन, N मिथाइल इथेनेमिन, चलो पहले इधर हम तो कर देते हैं ना, CH3 CH2 N पर क्या है, तो मिथाइल है, इथेनेमिन, ये हो गया। और एक है सिंपल इथेनेमिन है, ओनली इथेनेमिन, ये ठीक है। ये अब पूछा जा रहा है क्या क्वेश्चन इसमें, देखो कि द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग एमिन्स इज, इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। तो देखो यहाँ पर दो कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है ना, जो गैसियस स्टेट में जब ये होता है तब क्या होता है यहाँ पर कि कंडीशन थोड़ा अलग है, और जो एक्वस वाला जो है ना वो कंडीशन थोड़ा सा अलग है। तो एक्वस वाला कंडीशन थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। देखो हम तुम लोग को पहले एक चीज़ बताते हैं, जैसे अमोनिया है, ये इसको समझ लो, थोड़ा सा लंबा होगा बट समझ लो। और एक मान लो एमीन है ना, ये प्राइमरी एमीन है, चलो प्राइमरी एमीन है, एक एच लिए। एक ले लेते हैं सेकेंडरी एमीन, इसको यहीं से समझो, ठीक है, सेकेंडरी एमीन में एक एच है। और एक है टर्सरी एमीन, टर्सरी एमीन में तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप। देखो अब होता क्या है ना कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर तो सब में है, और लोन पेयर के कारण ही ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है। तो अल्काइल ग्रुप जो होता है ना, ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने के कारण क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को जब रिलीज करता है तो नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिस कारण से इसका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है। इसलिए क्या है कि एमीन्स अमोनिया से ज़्यादा बेसिक जो होता है वो एमीन होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ तो ये बढ़ाने वाला ग्रुप है, चलो बढ़ा दिया, इसमें दो दो है अल्काइल ग्रुप, इसका मतलब इससे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर इसका होगा। और यहाँ पर क्या है, तीन तीन है, तो तीन तीन है तो ये तीनों तरफ से रिलीज कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा क्या हो गया, इसका हो गया। इट मीन्स अगर बेसिक कैरेक्टर देखें हम लोग तो प्राइमरी का सबसे कम, उसके बाद सेकेंडरी का, और उसके बाद टर्सरी का, है ना, 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और उसके बाद होता है 3 डिग्री। सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर 3 डिग्री का होता है, ठीक है। लेकिन एक्वस के केस में थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा कंडीशन चेंज होता है। इसका रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा लंबा, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा वो, हमको लगता है 20-25 मिनट का उसी का क्लास हो जाएगा, ठीक है। बट हम तुम लोग को एक चीज़ दिखा देते हैं, उसको याद रख लेना फिलहाल अभी, ठीक है। क्या होता है वो, हम NCERT के टॉपिक से इसको उठाकर दिखा रहे तुम लोग को कि अगर जल विलयन, है ना, जल विलयन में, है ना, मिथाइल और इथाइल प्रतिस्थापित एमिनो की क्षारीय प्रबल का क्रम इस प्रकार होता है। तो होता क्या है यहाँ पे ना कि 3 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री का होता है एक में,
देखो क्या है यहाँ पे, ये जैसे देखो इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इथाइल ग्रुप में क्या हुआ कि ये 2 डिग्री है, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ठीक है, ये केस होता है इथाइल में। और मिथाइल में क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, फिर 2 डिग्री है, ठीक है, ये 1 डिग्री है, उसके बाद 3 डिग्री है, और तब अमोनिया। अमोनिया का सबसे कम होता है ना, वो अमोनिया का सबसे कम है, और वो कम तो रहता ही, ये तो रहेगा ही। तो ये वाला थोड़ा सा जो है ना, ये वाला थोड़ा डाटा याद रखना, भूलना नहीं। क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है ना, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो बस यहाँ पर क्या करो, इसी को देख लेना कि इथाइल वाला है कि मिथाइल वाला है। देखो हम लोग को क्या दिया था ऑप्शन में, कहाँ गया वो क्वेश्चन, इथाइल वाला ही दिख रहा है हम लोग को, है ना, इथाइल वाला ही दिख रहा है। तो देखो 2 डिग्री कौन सा है, सबसे हाई 2 डिग्री का होगा, तो 2 डिग्री कौन सा है, तो ये वाला पहला ऑप्शन तो 3 डिग्री है, ये वाला हो गया 2 डिग्री, है ना, ये भी 2 डिग्री है लेकिन मिथाइल जुड़ा हुआ है इसमें। और ये कौन सा है, तो ये तो प्राइमरी है, तो प्राइमरी तो खैर होगा नहीं। तो आंसर क्या देंगे हम लोग, आंसर देंगे 2 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी ये। ठीक है, ये आंसर कब होगा, जब, याद रखना यहाँ पर एक्वस होगा सॉल्यूशन तब, अगर एक्वस नहीं है तब सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री का। बट एक्वस होगा तभी ये कंडीशन थोड़ा सा चेंज होता है ना, तो याद रख लेना इसको, हाँ, भूलना नहीं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन कह रहा है क्या, 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गिब्राइल सिंथेसिस। पूरा देखो गिब्राइल एक्चुअली में पूरा नाम है गिब्राइल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो गिब्राइल थैलामाइड सिंथेसिस से क्या होता है ना, इससे प्राइमरी अमीन को बनाया जाता है, सबसे पहला याद रखना, प्राइमरी अमीन को, सेकेंडरी टर्सरी नहीं बनता है। क्या बनता है, 1 डिग्री अमीन बनता है, और वो भी कैसा, एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं बनता है, एलिफेटिक बनता है। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन चेक करो, बेंजाइल एमीन, ठीक है, बेंजाइल एमीन क्या है, तो एरोमेटिक है, नहीं बनना चाहिए। ठीक, आइसोप्रोपाइल एमीन, आइसोप्रोपाइल एमीन क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया, नहीं बनना चाहिए। 2 फिनाइल इथाइल एमीन, है ना, 2 फिनाइल, ये भी एरोमेटिक में आ गया, ये भी नहीं होना चाहिए। क्या है, एन मिथाइल बेंजाइल एमीन, अरे इसमें भी बेंजाइल एमीन आ गया, ऐसा तो नहीं, अच्छा सॉरी, पहला ब्यूटाइल है, बेंजीन नहीं है ना, ब्यूटाइल है, तो ब्यूटाइल एमीन दिया पहला ऑप्शन, है ना, ब्यूटाइल एमीन। तो ब्यूटाइल एमीन क्या हो गया, ये है ना, CH3 CH2 CH2 CH2, और साथ में एमीन है तो NH2। तो ब्यूटाइल एमीन क्या है, तो एलिफेटिक है ना, एलिफेटिक एमीन है और प्राइमरी एमीन है, तो गिब्राइल थैलामाइड से इसी को बनाया जाता है ना। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ना ऑप्शन बी होगा, ना सी होगा, ना ही डी होगा। ठीक है, ध्यान रखना, एरोमेटिक इससे नहीं बनता है, इससे हमेशा क्या रखना, एलिफेटिक बनता है, और कैसा बनता है, प्राइमरी बनता है। ठीक है, एक चीज़ दिखा रहे तुम लोग को, इस बात को भूलना नहीं। हम NCERT से एक पेज पर कट करके रखे हैं यहाँ पे, वही थोड़ा सा शो कर रहे हैं तुम लोग को। देखो क्या कहता है कि गिब्राइल थैलामाइड, है ना, गिब्राइल, है ना, थैलामाइड सिंथेसिस इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। ठीक है, क्या ये प्रिपेयर करने के लिए प्राइमरी अमीन को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक चीज़ साफ साफ, और यहाँ पे लिखा होगा कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो इसमें एरोमेटिक प्राइमरी अमीन अगर है, एरोमेटिक है, तो वो प्रिपेयर नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, एलिफेटिक होगा। ठीक है, अब बोलोगे इतना क्यों दिखाएं सर, इसका रीज़न था क्योंकि इसका जो आंसर दिया हुआ है ना सेट पेपर में, वो रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए ये बताएं हम, वहाँ पर एरोमेटिक का आंसर दिया हुआ है, एरोमेटिक नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना, ये आंसर क्या होगा, एरोमेटिक नहीं होगा, एलिफेटिक का प्राइमरी अमीन होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये आ गया हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है क्वेश्चन 25, ग्लूकोज व्हेन रिड्यूस विथ HI एंड P गिव व्हाट। ग्लूकोज के रिडक्शन करने पर क्या होगा। देखो ग्लूकोज बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में मिलेगा, ग्लूकोज का कुछ केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन से भी क्वेश्चंस आता है। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर जो बताया गया था ना, उसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट, कई सारे केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बताया गया था वो। तो उसमें से पहला रिएक्शंस ये मिलेगा तुम लोग को कि ग्लूकोज को जब रिड्यूस किया गया ना HI के साथ, तो क्या पाया गया था कि नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मेशन हुआ। नॉर्मल हेक्सेन में जिसमें स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है, तो रिडक्शन जब कराया गया तो इससे क्या बनता है, तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज C6H12O6, 6 कार्बन है।
अब 6 कार्बन है तो देखो ऑप्शन देखो कितना अल्टर सा दिया हुआ है, एक तो हेक्सेन तो खैर बनता ही है, आंसर है ये। हेप्टेन 7वां कार्बन आएगा कहाँ से, पेंटेन ऑक्टेन, है ना। तो इसको देख के ही समझ में आ जाएगा, इतना अल्टर सा ऑप्शन है कि तुमको अगर आंसर नहीं याद है ना रिएक्शन, तो भी देख के समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला के थ्रू कि हाँ ये नॉर्मल हेक्सेन ही बनना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, नॉर्मल हेक्सेन होगा। ठीक है, तो 2026 के साथ साथ 2025 के क्वेश्चन को भी बढ़िया से कर लेना, है ना, इसको भी नहीं छोड़ना। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू मार्क्स उठाने में बहुत हेल्प करेगा तुम लोग का, है ना। 25-25 मार्क्स जो है एमसीक्यू जो है उससे ला सकते हो आराम से एकदम। ठीक है, तो 2025 का भी हम लोग सॉल्व कर लिए। हम लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस होता है ना, जितना भी एमसीक्यू आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, जैसे 2026 के एग्जाम में जो आया है, 25 में आया है, 24 में, 23 में, इसको भी एक एक कर हम सब बता देंगे। ठीक है, उससे क्या है एमसीक्यू तुम्हारा तो छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आज हम इसको, है ना, यहीं तक छोड़ रहे हैं क्लास को। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट्स होगा तो कमेंट कर देना तुम लोग, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे उसका, है ना। और जो भी दिक्कत होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बढ़िया से पढ़ो, है ना, मन लगा करके, टाइम वेस्ट नहीं करो। ठीक है, ओके, चलो बाय।